हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल स्टडी एंड फन विद भानु। तो हम आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 जिसका नाम है हम साइंस के चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। और ये हमारा क्विक रिवीजन होने वाला है। इससे पहले हमारे चैप्टर 2 का क्विक रिवीजन हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप सब उसे एक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पहले चैप्टर 2 को देख लें, फिर चैप्टर 3 को देखना शुरू करें। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें क्या होगा, आपको बस बहुत ही टॉपिक्स छोटे में बताया जाएगा और सब कुछ बताया जाएगा। एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा इसमें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होगा। और इसके बाद से हम लोग करेंगे इसके एमसीक्यू सीरीज़ को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों को पढ़ना है क्या, इस चैप्टर का नाम ही है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले देख लेते हैं मेटल्स का मतलब क्या होता है और नॉन मेटल्स का मतलब। मेटल्स मतलब क्या बोलते हैं, धातु होता है। और इसके बाद से नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स मतलब अधातु। अब अधातु क्या होते हैं, मेटल्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका हम यूज़ करें कुछ चीज़ों को बनाने में, इनकी एबिलिटी दूसरी होती है। नॉन मेटल्स का यूज़ देखेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं मेटल्स क्या होते हैं, एक एक करके एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स का मतलब एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर आर कॉल्ड मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नेचर में अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिविटी होती है, इन्हें हम मेटल्स बोलेंगे। एग्जांपल की बात करें तो कॉपर हो गया, आयरन, आयरन की बात करें तो हमारे सिल्वर हो जाएंगे। ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए मेटल की, तो मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी कई तरीके की होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो दी गई है वो मेलिबिलिटी। इसकी जो मेलिबिलिटी मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी जो मेटल्स क्या हो, ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है, अगर हम ये सपोज करिए एक मैंने ये ऐसा कोई मेटल लिया है, सपोज करिए क्या हमारा एक मेटल है। अब हम अगर इसे हैमर से या किसी चीज़ से प्रेस करें तो ये क्या हो, खुद के शेप को बदल ले। क्या कर ले, खुद के शेप को बदल ले। तो वो जब शेप बदलेगा तो कैसा शेप बदलेगा, ये शेप को कैसे बदलेगा। अब यहाँ पे मेरा राउंड शेप में था, तो ये क्या हो जाए, एक सीट के शेप में आ जाए। यानी कि उसे जितना ज़्यादा कर सके हम हैमर करें तो हैमर करने से वो अपने आप को सीट के शेप में बदल ले। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिबिलिटी होती है। तो ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होता है ड्यू टू विच मेटल्स जो होते हैं ना, वे क्या करेंगे, ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, गोल्ड इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो मेटल डक्टिलिटी का मतलब ये होता है, अगर हमारे पास कोई मेटल है तो इसे हम एक वायर के रूप में, ऐसे एक पतला वायर, थीन वायर के रूप में उसे क्या कर सकें, बना सके। जो प्रॉपर्टी होती है इसे बोलते हैं हम डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा हर एक मेटल्स में पाए जाते हैं, हर एक मेटल डक्टिलिटी शो करते हैं। गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में डक्टिलिटी शो करता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो थर्ड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, तो ठोस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। हार्ड कैसे होंगे, तो मेटल्स आर हार्ड बट सम एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट इजिली बाई नाइफ। तो सभी मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, जैसे कि हार्डनेस का मतलब मेटल्स क्या हो, हार्ड हो। बट इसमें से कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि इसमें एल्कली मेटल्स आ जाते हैं जिनका नाम है सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इन्हें हम नाइफ से भी काट सकते हैं, ईजिली काट सकते हैं। तो देखिए हम इसके बाद से हम बात करेंगे मेटेलिक लस्टर हो। लस्टर का मतलब होता है वो क्या हो, लस्टरस और चमकीला हो। दे मेटल्स आर देयर प्योर स्टेट है, ब्राइट शाइनिंग सरफेस होगा, और ये प्रॉपर्टी कहलाएगी मेटेलिक लस्टर कहलाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हर एक मेटल के पास पाई जाती है। इसके बाद से होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब कि वो क्या करे, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करे। तो गुड कंडक्टर होते हैं, हर एक मेटल गुड कंडक्टर होता है मेटल्स का, इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद से थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि अगर हम उसे हीट करें तो वो क्या हो, गर्म हो। तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, एक्सेप्ट लीड और मर्क्यूरी को छोड़ दें, बाकी सभी मेटल्स क्या होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि लीड और मर्क्यूरी को अगर हम हीट करें तो वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर कॉपर एंड सिल्वर। इन सभी को मेन पॉइंट्स हम समझ सकते हैं, तो ये सबको अच्छे से पढ़ते जाएंगे। उसके बाद से बोला है कि जो मेन कंडक्टर होता है, मतलब ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, वो कॉपर होता है और सिल्वर होता है। अब इसके बाद से बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स जनरली हाई मेल्टिंग होता है इनका, और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, हीलिंग है, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। यानी कि इनको मेल्ट कराना है हमें तो भी हमें ज़्यादा उसे टेम्परेचर देना पड़ेगा, बॉयल कराना है तो भी हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर देना होता है। इसके बाद से हम बात करेंगे एक्सेप्ट। इसमें भी एक्सेप्शन है कि जो हमारा मर्क्यूरी होता है, गैलियम होता है, ये एल्केलाई मेटल्स होते हैं। टंगस्टन जो होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और अमंग द वाइल मर्क्यूरी हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमारे मर्क्यूरी के पास होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें हमारे टंगस्टन की, तो इसकी होती है 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टंगस्टन जो होता है हमारे वो बल्ब का जो ये कैसा सरफेस नहीं होता है, बल्ब के अंदर ऐसा कुछ दिखता है, इसे बोलते हैं टंगस्टन, जो कि क्या करता है, ये इस वजह से 100 वॉट की जो बल्ब होते हैं उस पर वो पिघलता नहीं है, इस वजह से इस टंगस्टन का यूज। सोनोरिटी की बात करें तो जब हम उस पर किसी चीज़ से स्टक करें तो वो क्या हो, सबस्टेंस हार्ड होता है। ये मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो जब हम स्टक करें तो इसमें से एक साउंड प्रोड्यूस हो, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड सोनोरिटी। मेटल्स सेड टू बी सोनोरस। इस वजह से हम मेटल्स को भी क्या बोलते हैं, मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस। बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का ही बेल होता है, तो स्कूल पर जो बेल रिंग होता है वो भी किसका बना हुआ होता है, इसी मेटल्स का मिलकर बनाया हुआ होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, अभी तो हमने ये बस फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी
नेचर। तो जो मेटल्स होते हैं उनका जो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी देखा जाए तो वो क्यों हो पाता है ऐसा, तो वो इसी वजह से संभव हो पाता है क्योंकि क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो शो करते हैं। तो देखिए मेटल्स ये Mn+ आयन और Na- आयन देते हैं। रिएक्शन करें अगर मेटल्स और विथ ऑक्सीजन का, अगर हम मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा, तो देखिए तो जब ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स क्या होते हैं रिएक्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ और वो कोरोड हो जाएंगे। तो देखिए फॉर्म मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, जब भी हम हर एक मेटल्स को अगर रिएक्ट कराएं ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट होगा और मेटल ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पे देखिए मेटल और मेटल ऑक्सीजन को हमने ऐड किया तो मेटल ऑक्साइड बना। कौन कौन से ऑक्साइड बन सकते हैं तो अभी हम देखते हैं। वेन कॉपर को हम हीट करते हैं, जब हम कॉपर को हीट करेंगे एयर में, हवा में जब गर्म करते हैं तो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और वो फॉर्म करता है कॉपर 2 को, और एक ब्लैक कॉपर 2 का ऑक्साइड बनाता है और एक ब्लैक ऑक्साइड बनाता है। कॉपर 2 ऑक्साइड बनेगा और एक ब्लैक ऑक्साइड कहलाता है जो। तो देख लेते हैं इसका रिएक्शन भी हम नीचे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कॉपर लिया था और ऑक्सीजन लिया, जब हमने रिएक्शन कराया तो CuO बनाया जो कॉपर 2 ऑक्साइड बनाया। इसका कलर कैसा होगा, तो इसका कलर हो जाएगा हमारा ब्लैक होता है। तो मैं ब्लैक भी लिख दे रहा हूँ, वो भी ब्लैक कलर से, तो आप सभी को याद रहना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, तो अगर हम रिएक्टिविटी कराएं तो ऑक्सीजन के साथ कैसा ऑर्डर बनेगा रिएक्टिविटी का, हर एक मेटल्स की बात करें तो डिफरेंट मेटल्स जो होंगे अलग अलग तरीके के जो मेटल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग तरीके की होगी। जैसे कि सोडियम हो गया एंड पोटेशियम, ये कैच फायर इजिली जब उन्हें हम ओपन एरिया में रखें, इसी वजह से इन्हें हम स्टोर करके केरोसिन में रखते हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल दे आर रिएक्टिविटी, अगर रिएक्टिविटी इनकी चेक किया जाए तो वो रिएक्टिविटी देखिए सबसे पहला पोटेशियम होगा, फिर सोडियम, क्योंकि हाईली रिएक्टेड होंगे, जो इन्हें अगर हम बाहर निकालते हैं हवा में छोड़ेंगे तुरंत ये क्या हो जाएंगे, हाईली रिएक्टिव होते हैं, फायर कैच कर लेंगे। उसके बाद से मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, कॉपर और Ag यानी कि सिल्वर गोल्ड हो जाएगा। उसके बाद से सिल्वर का हो जाएगा। उसके बाद से हम बोलें तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं मेटल्स का तो क्या होगा, तो देखिए जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट होगा वाटर के साथ, जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। तो जब भी तो हमें पता है हमारे वाटर में H2O होता है, तो O क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड बना देगा और H2 गैस क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं कैसे ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, मेटल को लिया है और वाटर को लिया, जब रिएक्शन कराया तो मेटल ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन जो एक मेटल ऑक्साइड को, अब हमने क्या किया इस मेटल ऑक्साइड को यहाँ पे क्या कर दिया, रिएक्ट कराया, फिर से उसी मेटल ऑक्साइड को हम ला के वाटर के साथ जब फिर से रिएक्शन कराए तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग नीचे इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, पोटेशियम लिया, पोटेशियम के साथ हमने कोल्ड वाटर को रिएक्ट कराया तो हमें मिला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद से हाइड्रोजन गैस मिला और थोड़ा सा हीट इवॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हमने लिया था कैल्शियम, क्या लिया कैल्शियम, और वाटर को रिएक्ट कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन बनाया। ठीक है, तो ये सब थे रिएक्शन जब हमने कराया था मेटल्स का वाटर के साथ। अब हम मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, तो एसिड और बेस हमने पढ़ लिया है। अब हम इन्हीं मेटल्स का रिएक्शन कराएंगे एसिड्स के साथ, जो भी कि क्या होंगे, डाइल्यूटेड एसिड होगा। तो HCl जो डाइल्यूट एसिड लिया गया है, HCl को डाइल्यूट किया गया उसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे और H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा। तो ये देखते हैं कि एक्सेप्ट फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स, अगर कुछ कम रिएक्टिव मेटल्स की बात करें जैसे कि Cu, Hg, Ag, Au, Pp, ये सभी क्या है, इन सबको अगर छोड़ के हम दूसरे कुछ मेटल्स को लेते हैं तो उन्हें अगर रिएक्शन कराएंगे तो एसिड प्रोड्यूस करेगा, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जैसे कि Zn यानी कि जिंक, और HCl को जब हमने रिएक्ट कराया तो ZnCl2 बनाया था, जिंक क्लोराइड, और उसके बाद से हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। नेक्स्ट फॉर्मेशन में हम लोग करेंगे हम अपने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट HNO3, यानी कि HNO3 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्ट मैग्नीशियम को और मैंगनीज को अगर हम छोड़ दें तो मेटल्स डू नॉट गिव H2 गैस। इन दोनों को छोड़ के कुछ जो मेटल्स होंगे वो H2 गैस नहीं देंगे ऑन द रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है इसके बाद, इस वजह से H2 गैस हमें नहीं मिलेगा। देखिए मेटल और डाइल्यूट HNO3 को जब हमने मैच किया तो साल्ट मिला, NO2 N2O भी मिल सकता है, NO2 भी मिल सकता है या N2O भी मिल सकता है, और उसके बाद से H2O मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे उसके पास एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। एक्सेप्शनल में क्या है, एक्सेप्शनल केस में होता है Mn और Mg, ये क्या करते हैं, तो ये जब हम इन्हें रिएक्ट करेंगे तो ये साल्ट और H2 हमें देता है। अब इसी के साथ साथ हम एक देख लेते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो 3 अगर हमने क्या किया है 3:1 के रेशियो में ये दोनों मिक्सचर होता है, जिसमें अगर HCl लेंगे, हम HCl को लेते हैं तो ये कितनी मात्रा में लेनी होगी, 3 ग्राम अगर हम लेते हैं तो हमें यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो होगा वो 1 ग्राम लेना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3 को। नेक्स्ट देखते हैं, ये डिसॉल्व होता है गोल्ड, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू अलोन। एक्वारेजिया इज हाईली कोरोसिव और फर्मिंग फ्लूइड। तो ये क्या यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग गोल्ड को क्लीन कराने के लिए देते हैं तो वो जो होते हैं, वो जो गोल्ड वाला मतलब सुनार होता है वो क्या करता है, उसे एक सॉल्यूशन में डालता है, कैसे किसी बर्तन में वो सॉल्यूशन रहता है और उसमें वो डाल देता है। तो ये उसके अंदर एक्वारेजिया सॉल्यूशन होता है, वो क्या करता है उसके अंदर जो भी गंदगी होती है और उसके साथ साथ कुछ है उसको डिसॉल्व भी कर लेता है कुछ हमारे गोल्ड को, और उसे एक नया लेयर दिखा देता है जो कि एक क्लीन लेयर बन जाता है। तो ये एक्वारेजिया सॉल्यूशन हमें यूज़ होता है उसे क्लीन करने में। नेक्स्ट हम बात करें
तो अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स का रिएक्शन कराएंगे विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल के साल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे। तो एक रिएक्टिव मेटल वो डिस्प्लेस कर सकता है कंपेरेटिवली रेस रिएक्टिव मेटल्स को, वो क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है मेटल फ्रॉम द कंपाउंड्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में। अब देखते हैं जनरल इक्वेशन इसका क्या बनेगा। तो एक रिएक्टिव मेटल और एक सॉल्ट का सॉल्यूशन, ये दोनों जब रिएक्शन कराएंगे तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा और लेस रिएक्टिव मेटल बनेगा। देख लेते हैं, नीचे हमारे पास कॉपर है और हमने सिल्वर नाइट्रेट को जब एक साथ रिएक्शन कराया तो हमें कॉपरिक नाइट्रेट मिला और उसके साथ साथ हमें सिल्वर मिला। तो ये हमने क्या किया था, एक मेटल को रिएक्शन कराया था एक मेटल साल्ट से, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो वो हमारा होगा फोर्थ रिएक्शन, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज को देखा जाए। तो अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल्स के सीरीज़ को ऑफ मेटल्स के हम इलेक्ट्रोकेमिकल के सीरीज़ को देखेंगे, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखेंगे। कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव। तो एक सीरीज़ होता है जो ऑब्टेन करेगा बाय प्लेसिंग द मेटल्स को हम प्लेस करेंगे और उससे हमें पता उस एक सीरीज़ होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एक सीरीज़ होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स को प्लेस करते हैं उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, मतलब उनकी जो रिएक्टिविटी कैसी है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। तो देखिए, इन अदर वर्ड में देखा जाए तो सीरीज़ ऑब्टेन करेगा प्लेसिंग द मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज़ कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले आता है के, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि पोटेशियम। उसके बाद से बेरिलियम, सेलेनियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, सी डी हो गया, फिर निकल हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, एच, उसके बाद से सी यू। तो उसके बाद से यहाँ पे आता है एच जी, उसके बाद से ए जी, पी टी ए यू। तो ये हमारा लेस रिएक्टिव, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव से लेके हमारा लेस रिएक्टिव के रूप में दिया हुआ है। तो आप लोग इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसे आपको याद कर लेना होगा। इसको मैं याद करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, उसमें आप देख लीजिए, कुछ ट्रिक के साथ याद करना होगा, वहाँ पे मैं बता दूंगा, आप सब ध्यान देख के एक बार उसे याद कर सकते हैं। फिर अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट जो आ गया हमारा नॉन मेटल्स की बात करें तो एलिमेंट्स ही कैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर में होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, उन्हें नॉन मेटल्स बोलते हैं। इट मीन्स नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये होता है जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है, और वो बना लेते हैं नेगेटिव आयंस इस वजह से, जैसे कि आयोडीन हो गया। तो मेटल्स क्या करते थे, वे क्या करते थे, लॉस करते थे इलेक्ट्रॉन्स को, इस वजह से उन्हें बोलते थे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यहाँ पे क्या करेंगे, ये गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन उनसे मांगेंगे तब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेंगे, इस वजह से इन्हें नॉन मेटल बोला जाता है। तो इसका एग्जांपल है आयोडीन। तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए अगर नॉन मेटल्स की, तो ब्रिटलनेस होते हैं, यानी कि अगर हम इसे क्या करें, किसी हैमर से या किसी चीज़ से इसके ऊपर अगर मारते हैं तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल डक्टाइल, दे आर ब्रिटल इन द नेचर। तो अगर हम हैमर से इसके ऊपर स्टक करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, ठीक है। तो मेटल ये कभी अपना ब्रिटलनेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट बोला कि फिजिकल स्टेट इनकी बात करें तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और सॉलिड होते हैं। अगर वो सॉलिड है तो सॉफ्ट होंगे। ओनली डायमंड जो होता है कार्बन का हार्डेस्ट नोन सबस्टेंस होता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो वो अदर नॉन मेटल्स के एक्सेप्ट में ये क्या होता है, हार्ड होता है। एक्सेप्ट करेंगे ब्रोमाइन को, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली क्या होता है, मेटल्स तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं कंपेरेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम उसे रिएक्ट करेंगे हमारे ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ वो जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड फॉर्म करेगा और ये ऑक्साइड जनरली एसिडिक होंगे। कुछ नॉन मेटल्स होंगे वो ऑक्साइड न्यूट्रल भी बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्साइड जो एसिडिक ऑक्साइड है, इसके एग्जाम्पल दिए हैं CO2, SO2, PO2। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि सी को हमने कार्बन को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ पे हमें हीट निकलेगा जो कि -393.5 किलो जूल पर मोल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम रिएक्शन कराएं नॉन मेटल्स का वाटर के साथ तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना ही वाटर के साथ होगा, ना ही स्टीम के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बिकॉज नॉन मेटल्स कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन, क्योंकि नॉन मेटल्स होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएंगे हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, और वाटर देयरफॉर हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी रिलीज, और जब रिलीज नहीं होगा तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। रिएक्शन विद एसिड से बात करें तो ये भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि रीजन है नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स होते हैं। नॉन मेटल्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, उन्हें रिलीज नहीं करना, तो ये सप्लाई नहीं दे पाएंगे H+ आयन को ले आने के लिए। इस वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं और यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, नॉन मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, क्लोरीन को लिया और फिर सोडियम ब्रोमाइन को दिया। तो जब हमने रिएक्शन कराया तो सोडियम क्लोराइड बना और ब्रोमाइन अलग हो गया था। यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो ये कोवेलेंट कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फॉर्म होगा कोवेलेंट कंपाउंड। तो नॉन मेटल्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड विद अदर नॉन मेटल्स के साथ, अदर नॉन मेटल्स के हाइड्राइड और क्लोराइड को मिक्स करके एक दूसरे के साथ वो बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए हमने क्या लिया था, हाइड्रोजन गैस लिया था और सल्फर को लिया था सॉलिड फॉर्म में। जब इन दोनों का रिएक्शन कराया तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड मिला, जो कि कोवेलेंट कंपाउंड बना।
नेक्स्ट हम लिखते हैं तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है। तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक मेटल से जब नॉन मेटल के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा उसे बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे कि हमारा सोडियम मेटल है, इसके साथ इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, ट्रांसफर किया। किसके पास किया, तो हमने उसे किया क्लोरीन के पास, जो कि क्या फॉर्म करेगा, Na+ और Cl- फॉर्म करेगा, जो कि क्या फॉर्म करेगा, तब NaCl बनेगा। हम इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, Na+ को Cl एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हमें बना है Na+Cl-। यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन होता है जो हेल्प करेगा सोडियम और क्लोरीन को एक दूसरे के साथ बाइंड होने में और फॉर्म करेगा आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब बात करें तो आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, इनके फिजिकल नेचर को देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड का जो फिजिकल नेचर होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से होता है, क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहता है। दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल होते हैं, इनके जो कंपाउंड से सबसे ज़्यादा ब्रिटल होता है, अगर इन पर हम हैमर करें तो ये टूट सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें इनके, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका बिकॉज लार्जर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनके पास लार्जर अमाउंट की एनर्जी की जरूरत होती है टू ब्रेक करने में या इंटर आयनिक अट्रैक्शन करने में। नेक्स्ट बात करें अगर इनके पास, तो सॉल्युबिलिटी, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और सॉल्वेंट जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन में इनसॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं मोल्टेन स्टेट में बस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उनके अपोजिट चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट की वजह से। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज रहता है, जो कि हीट की वजह से हो पाता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट करते हैं, बट मोल्टेन स्टेट में, ठीक है। और अगर बात करें जब ये सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस की वजह से। फ्री आयंस का उसमें एब्सेंट होता है, इस वजह से ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का क्विक रिवीजन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर आई थिंक आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी आपके क्विक रिवीजन करके और इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। एक एक पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किया गया है। तो फिर ये वीडियो आप सबको समझ में आया तो ज़रूर इसे लाइक करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैप्टर के हर एक चैप्टर के हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं क्विक रिवीजन देने वाले हैं और MCQ सीरीज़ भी देने वाले हैं। और इसके बाद से हम लोग 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, उसके बाद से 5 मार्कर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो फिर उसमें भी उसे भी हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे डेट शीट भी आ चुके हैं। इसके लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके MCQ चेक करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और सही करेंगे। तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।